गुड मॉर्निंग। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंप्लीट हो गया था। अब आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। हमें ये देखना होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या चेक करते थे कि जो भी हमारी फर्म है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर किस टाइप का, मींस वो डेट कंपनी है या इक्विटी बेस्ड कंपनी है या डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, किस टाइप की है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा यही कहलाता है कि विच टाइप ऑफ फर्म वी हैव, लाइक इफ इट इज अ डेट मिक्स कंपनी और इक्विटी बेस्ड कंपनी और डेट इक्विटी मिक्स कंपनी। ठीक, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली देखा जाए कि ये रिलेशनशिप को बताता है। किस टाइप की रिलेशनशिप, कि फर्म कोई भी कंपनी है वो किन किन पैरामीटर से या उसका जो मिक्स है वो किन किन पैरामीटर से मिलकर बना है। ठीक है, इसी का और एक्सपैंड करने के लिए और क्लियर वे में बताने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज को क्या किया गया, इनोवेट किया गया। वो थ्योरीज क्या थी, बेसिकली तीन टाइप की थ्योरी या अप्रोचेस हम कह सकते हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज नेट अप्रोच, सेकेंड वन इज फर्स्ट वन इज नेट इनकम अप्रोच, नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड दो फाइनेंशियल एनालिस्ट थे मिलर और मोदी गिलानी, उनकी एक उन्होंने कंबाइंड वे में एक अपनी एनालिसिस या एक हाइपोथेसिस थी जिसे हमने कहा मिलर मोदी गिलानी हाइपोथेसिस। ठीक है, या एमएम हाइपोथेसिस शॉर्ट में। तो ये जितनी भी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी थी ये कुछ असम्पशंस पर बेस्ड थी। अब हमें ये भी सबसे पहले देखना है कि ये जो हमारे असम्पशंस थे ये क्या थे। ठीक है, कुछ बेसिक से असम्पशंस थे कि तो वो क्या थे, अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो जो हमारा assumption था वो ये था that there are only two sources of funds। थ्योरी के ये जो थ्योरी अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके अकॉर्डिंग फंड फर्म के लिए फंडिंग के सिर्फ दो ही रिसोर्सेज हैं, या तो इक्विटी या डेट। ठीक है, जिसके लिए उन्हें एक सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या वो रिसीव करेंगे। अगर आप किसी को डेट दोगे, उधार दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप उधार लोगे तो आप उस पर्सन जिससे आप उधार लोगे उसको आप इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप के हमारे सोर्सेज हो गए फंड्स के, कौन कौन से, एक इक्विटी सोर्स और एक डेट सोर्स, जिनका एक फिक्स इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, the total assets of the firm are given and there would be no change in the investment decisions of the firm। कोई भी फर्म है उसकी जो टोटल एसेट है, ये जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारे assumptions उन थ्योरीज के लिए थे। अब अलग अलग थ्योरी में अलग अलग कौन कौन से assumption यूज हुए ये हम तब देखेंगे जब हम पर्टिकुलर वो थ्योरी पढ़ेंगे। फिलहाल हम कुछ जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का जब फॉर्मेशन किया गया तब कुछ कॉमन से assumption बनाए गए, हम अभी वो पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट था हमारा क्या था, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवन एंड देयर वुड बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म। इस थ्योरी के assumptions के अकॉर्डिंग जो फर्म की टोटल एसेट है वो दे दी गई है और इसके इस एसेट के फाइंड करने के बाद जो भी टोटल एसेट है फर्म की उसके बाद किसी भी टाइप का कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इन द फर्म। ठीक है, लिखा भी हुआ है देयर वुड बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है the firm has a policy of distributing the entire profits among the shareholders, implying that there is no retained earning। अब सीधी सी बात है, जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उसको हम दो पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। किस किस पार्ट में, एक हमारा होता है पे आउट रेशियो, दूसरा हमारा होता है रिटेंशन रेशियो। फर्म जो ये थ्योरी होती है इसका जो थर्ड assumption है उसके हिसाब से जो भी फर्म होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जितना भी पूरा का पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग ऑल देयर शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो रिटेन्ड अर्निंग विच फर्म कैन होल्ड विद देयर सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब जब फर्म ने सारा पैसा पे कर दिया दैट मीन्स उसके खुद के पास, मीन्स फर्म के पास किसी भी टाइप का कोई रिटेन्ड अर्निंग रही नहीं गई है जिसको वो कंटिजेंसी नीड के टाइम पे यूज कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर गिवन एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी one of the important assumption is that
द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर गिवन, जो फर्म के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं, एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनमें ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज और ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये assumptions, तो जो भी अगर हम अपनी फर्म की खुद की फर्म की बात करें तो उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे सुटेबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इससे पहले हमारा पॉइंट था कि फर्म के स्टार्टिंग पॉइंट से देखो, तो फर्स्ट जो पॉइंट है टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, वो मान सकते हैं कि बेसिक अगर देखा जाए तो दो ही टाइप की फंडिंग होती है हमारी फर्म्स की, या तो डेट या इक्विटी, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। ठीक, सेकंड जो कहा था, सेकंड जो एजम्पशन था वो था कि फर्म की टोटल एसेट ऑलरेडी दे दी गई है और उसमें किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट का कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा क्या हो सकता है, ये एजम्पशन तो बना लिए गए, बट कहीं ना कहीं इन एजम्पशंस में कुछ हद तक फॉल्ट थी। इसलिए क्योंकि अगर फर्म को कोई अपना एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट दिखेगा तो वो अपने इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज को चेंज जरूर करेगी। ठीक है, थर्ड जो हमने पढ़ा कि फर्म अपने एंटायर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर यही होगा तो फर्म में इनकेस अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो फर्म फंड्स कहाँ से लाएगी, उसने तो फर्म ने तो ऑलरेडी अपने सारे फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इन कुछ एक assumptions ऐसे थे जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक थे। ठीक है, जो थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, शायद इसी वजह से ट्रेडिशनल अप्रोच की क्रिटिसिज्म हुई, और उसके बाद एडवांस अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच को क्या किया गया, इनोवेट किया गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि जो बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म इज गिवन एंड इज कांस्टेंट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग मिक्स। ये भी एक टाइप का डाउटफुल असम्पशन था। डाउटफुल इसलिए कि जो बिजनेस रिस्क है वो ऑलरेडी दे रखा गया है और वो कांस्टेंट है। ठीक है, और उसका फाइनेंसिंग मिक्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो रिस्क अगर ऑलरेडी पता है और वो कांस्टेंट है, तो क्या हम नेक्स्ट टाइम इस बार तो चलो ठीक है हमारा हो गया, हमने कोई ध्यान नहीं दिया, बट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टाइम वी विल चेंज आर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू, और इन केस अगर हमारा रिस्क कांस्टेंट है तो क्या उसका असर जो भी हमारी फर्म की फाइनेंसिंग रिस्क है उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी इक्विटी सही चल रही है, हमारे डेट और इक्विटी का रेशियो एकदम बैलेंस रेशियो चल रहा है, बट इस केस में क्या होगा, अगर हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा डेट भी बढ़ेगा, जिसका पूरा इम्पैक्ट आएगा हमारी इक्विटी पर। ठीक है, इससे पहले जो पॉइंट था कि फर्म के प्रॉफिट एक बार जो दे दिया गया उसमें किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलो मान लेते हैं अगर हम करंट सिचुएशन को लें कि इस समय जो भी एक ये नेचुरल कैलामिटी हमारे सामने आई हुई है जिसको हमें मीट आउट करना ही है, तो ये एक मतलब एक अलग सा केस हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो गया, बट नॉर्मल कोर्सेज में तो ऐसा नहीं होता है कि कोई फर्म कह दे नहीं मुझे हर साल 100 रुपए का ही प्रॉफिट होता है इसलिए मैं उससे, और ये प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं होता है। अगर तुम्हें हर साल 100 रुपए का होता था, इस बार 400 रुपए का हो रहा है, तो ये तो तुम नहीं करोगे कि हर बार 100 रुपए का होता था इस बार 400 का हुआ, दैट मीन्स एक्स्ट्रा 300 रुपए तुम उठा के फेंक दोगे। ऐसा कोई नहीं करता है। इनफैक्ट फर्म तो ये एक्सपेक्ट करके चलती है कि आज अगर हमारी फर्म को 100 रुपए का फायदा हुआ है तो आज शाम तक अगर हो सकता है तो हमें 1000 रुपए तक का फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट देयर इज नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेस। ये भी फर्म का एक एजम्पशन था, बट ये भी कुछ हद तक गलत हो सकता है। फर्म को टैक्स पे करने ही पड़ते हैं, पर्सनल टैक्स भी और कॉर्पोरेट टैक्स भी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द इन्वेस्टर्स हैव द सेम सब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारी फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, उनका क्या मानना है कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी जो मींस डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स वगैरह का, जो भी वो क्या है, एक एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बट ये ऐसे ये अगर तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक गलत एजम्पशन है। अगर जैसे अभी प्रीवियस पॉइंट जो हमारा है पॉइंट नंबर 4, उसको देखो, वहां भी यही था, प्रॉफिट क्या है फर्म का, फिक्स, दैट मींस फर्म विल नॉट ग्रो। ऐसा तो नहीं हो सकता है, कितना भी फिक्स हो प्रॉफिट, बट अगर कोई भी पर्सन निकल रहा है तो चाहे उसकी कम ही पैसे की बिक्री हो, बट होगी जरूर। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे बेसिकली assumptions।
बट एक ये भी हम कहेंगे कि इन एजम्पशंस के बेसिस पर हमें अपनी फर्म को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एजम्पशंस कहीं ना कहीं डुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी या अप्रोचेस की। यहाँ पे हमें 4 टाइप की अप्रोच दे रखी है। पहली है नेट इनकम, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, थर्ड है नेट ऑपरेटिंग इनकम, फोर्थ है मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच। ठीक, 4 अप्रोचेस हमें दे रखी है। मे बी तुम्हें सिलेबस में 3 ही अप्रोच मिले। ठीक है, तो उसके लिए मत परेशान होना, सिलेबस में 4 ही अप्रोच है। ठीक है, 3 नहीं है। ठीक, अब हम पहली अप्रोच की बात करते हैं, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, इसे इसके जो प्रोपाउंडर थे इस अप्रोच या इस थ्योरी के, उनका नाम था डुरेंट। ठीक है, अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो ये नेट इनकम अप्रोच थी वो उसमें इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो फर्म के वैल्यूएशन से रिलेटेड होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, फर्म की जो वैल्यूएशन है वो किसके बेसिस पर किया जाता है? जो फर्म का डेट इक्विटी का स्ट्रक्चर होता है। अगर फर्म का डेट इक्विटी का स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एज इट इज मेंटेन है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर इस टाइप का आउटपुट सामने आ रहा है, दैट मीन्स फर्म की जो वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छा है। क्यों क्यों अच्छा है? क्योंकि फर्म बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। ठीक, तो इस केस में जो फर्म की नेट इनकम अप्रोच होती है, अ, या ऐसे कर दो, जो भी फर्म की नेट इनकम अप्रोच है, ठीक है, वो क्या है कि अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भी अगर फर्म का के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा होगा, सुन रहे हो ना, अगर फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा होगा और इक्विटी कम होगी, तो उस केस में जो फर्म का ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है डेट और इक्विटी दोनों से ही मिलकर बना होता है। अब अगर फर्म की जो डेट कंटेंट है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो कहीं ना कहीं अगर लॉस में जा रहा है, तो जो ओवरऑल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC होगी वो कहीं ना कहीं वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और ये अगर WACC कम हुई तो इसका डायरेक्ट असर कहाँ आएगा? फर्म के वैल्यूएशन पर, जो कि ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? जब फर्म की वैल्यू कम होगी तो उसके बाद जो फर्म की इक्विटी शेयर्स होंगे उनकी वैल्यू तो कम होगी उनकी, बट उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी जो भी आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, ये अप्रोच बेसिकली उस आइडियल सिचुएशन से कहीं ना कहीं एडवर्स अप्रोच रखती है या एडवर्स सिचुएशन फेस करती है। ठीक, अब जो इनकम अप्रोच थी उसके कुछ हर एक अप्रोच के अलग अलग एजम्पशंस भी हैं। नेट इनकम अप्रोच के एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन ये था कि किसी भी फर्म में किसी भी टाइप का कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि जो भी कॉस्ट ऑफ डेट होगी वो कम होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जो भी फर्म का डेट कंटेंट होगा, सुन लो, जो भी फर्म का डेट कंटेंट होगा, डेट मीन्स उधार, डेट कंटेंट होगा वो क्या होगा? बोलो। वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, सुन रहे हो, जो भी इन्वेस्टर्स है उनके रिस्क परसेप्शन बिहेवियर पर किसी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, 3 टाइप के निकले असम्पशन। क्या? पहला, देयर विल बी नो कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेट इज क्या है? ज्यादा है, इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ भूलो, तुम लोग भूल जाते हो क्या? और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, मीन्स जो भी फर्म में अगर डेट का कंटेंट बढ़ भी रहा है या कोई भी इस टाइप का चेंज अगर आ रहा है, तो जो भी इन्वेस्टर है उसके रिस्क परसेप्शन बिहेवियर पर किसी भी टाइप का इस डेट कंटेंट का कोई चेंज नहीं आना चाहिए।
अब हमें क्या करना है, फर्म की जो ये जो हमारी नेट अप्रोच थी, नेट इनकम अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग हमें फर्म का के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू एस प्लस बी। V हमारे क्या है, फर्म की वैल्यू है, एस हमारी जो भी हमारी इक्विटी है उसकी मार्केट वैल्यू है, बी हमारा क्या है, जो भी हमारी डेट है उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पे हमें दो मिल रही है, एक इक्विटी की मिल रही है और एक डेट की मिल रही है। अब जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू है वो कैसे हम जनरेट करेंगे उस पर ध्यान दो। इक्विटी की मार्केट वैल्यू को हम एस से डिनोट कर रहे थे, इसका फॉर्मूला हो गया NI अपॉन KE। KE इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला हुआ NI अपॉन KE। एस हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गई, NI हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है KE जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ, अब नेक्स्ट हमारा ये फिगर देखो, हमने इसमें क्या कर रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिग्री ऑफ लीवरेज। अभी एक चैप्टर है लीवरेज एनालिसिस, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं दे रखा है, बट जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब वो टॉपिक पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जो हमारे ये लीवरेज होता है बेसिकली, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पर जाए तो ये प्रॉफिट को बताता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिग्री ऑफ लीवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच क्या कह रहा है, फिर से देखो, अगर हम फॉर्म के दो डायमेंशन कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पानी को, हाँ, तो ये इसमें हमने देखा कि दो पैरामीटर्स, एक लीवरेज और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच जब हमने एक कर्व प्लॉट किया तो हमने देखा जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट थी, ठीक है, मींस KD, और जो KE थी, ध्यान दो इस कर्व में, ये हमारा लीवरेज हो गया, इधर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, मींस ये स्ट्रेट लाइन, ये जो डायगोनल लाइन है ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेट हो गई। ठीक, अब ये फिगर बेसिकली क्या बता रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या है, किसी भी टाइप के लेवल ऑफ लीवरेज पे वो क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, और इनमें किसी भी टाइप का चेंज पॉसिबल नहीं है। अब हाँ, तो अब हम फिर से कर्व पर देखें तो देखो ये क्या है, एक हमारी स्ट्रेट लाइन KD है, एक स्ट्रेट लाइन KE है, डायगोनल लाइन हमारी हाँ, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये फिगर ऐसा बता रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट है, उनमें किसी भी टाइप का कोई भी लीवरेज में या प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस जितने भी टाइप के डेट फिनेंसिंग के लेवल हैं, ठीक है, सुन रहे हो, जितने भी टाइप के डेट फिनेंसिंग के लेवल है, जैसे वहां पे डेट प्रपोर्शन बढ़ेगा फाइनेंशियल लीवरेज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ये बेसिकली पॉइंट्स में नहीं है, ये हम रैंडमली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे ही फर्म का अब तक तो हमने बात की कि ये क्या था, कॉमन था, ठीक है, कांस्टेंट था, KD और KE, और जितने भी टाइप के डेट फिनेंसिंग के लेवल थे सबके लिए। अब हम अगर डेट प्रपोर्शन की बात करें तो एज द डेट प्रपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज, जैसे ही डेट प्रपोर्शन बढ़ाया जाएगा किसका, फाइनेंशियल लीवरेज का, तो उस केस में जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की जो भी पॉलिसीज है जो भी है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, अगर इनकेस कंपनी में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये तो था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हमारा WACC
क्या हो रहा है, हम अगर WACC हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है और कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी कम हो रही है, इससे क्या होगा, हमारे फर्म की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने डेट को कम करके इक्विटी को बढ़ाया है। इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जो हमारी KE है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डेट से इंक्रीज करेगी एक सेम प्रपोर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउएवर KE will never touch KD as there cannot be a 100% debt firm। अब क्योंकि ये जो फर्म थी वो प्योरली डेट फर्म या प्योरली इक्विटी फर्म नहीं थी, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर KD KE को आपस में कट नहीं करेगा या वो एक पैरेलल लाइन में नहीं चलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी फर्म है, हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि वो 100% फुल्ली डेट फर्म ही है। मे बी वो 50-50 का डेट इक्विटी का हो, या 60-80 का हो, या 70-30 का हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये हुआ। अच्छा, अब अगर हम ये मान लें कि इफ द फर्म इज 100% इक्विटी फर्म, अगर फर्म हमारी क्या है, 100% इक्विटी फर्म है, तो ऐसे केस में हमारी KD और KE क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और जो KD का डिक्लाइन का रेट है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे क्या करेगा, जो भी कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उनकी रिलेटिव पोजीशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। ये चीज तुम लोगों को, देखो एक काम करना, ये बहुत आसान है क्लियर करना, उसको भी दिखा रहे हैं। कर्व की हेल्प से अगर इस चीज को एक्सप्लेन करोगे कि KD अगर बढ़ जाए या KE बढ़ जाए तो उस केस में फर्म पर क्या इफेक्ट आएगा, या इन केस फर्म हमारी डेट मिक्स फर्म है तब हमें क्या कितना अमाउंट में रिलेटिव एस्पेक्ट में लेना चाहिए। ठीक है, अगर इन केस हमारी फर्म क्या है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें खुद से ही, जो भी हम ये कर्व प्लॉट करेंगे, ठीक है, उसको प्लॉट करने के बाद ही सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेकेंड लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो अभी तक थ्योरी है इसकी हमने वो भेजी है PDF फाइल, वो एक बार देख लेना। ठीक, सुन रहे हो? यस मैम। ठीक है, वो PDF फाइल देख लेना, और जो ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट लेक्चर होगा उतने टाइम से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी नहीं। ओके, तो अब वाइंड अप करें। यस मैम। और एक बार थ्योरी के अजम्पशंस अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू।